आज की तारीख में कायस्थों से भी ज्यादा कोई कट्टर भाजपाई है तो वो सम्राट चौधरी जी की बिरादरी है। अब प्रशांत किशोर की जो कोशिश है वो साफ साफ दिखाई देती है, क्योंकि अल्पसंख्यक उनके साथ आ रहे हैं। बांकीपुर में एकदम क्लियर दिख रहा है कि माइनॉरिटी आरजेडी के साथ नहीं जा रही। और ये चुनाव प्रशांत किशोर का चुनाव दरअसल नहीं है। कई लोग कहेंगे कि प्रशांत किशोर को लेकर के क्यों इतना हाय तौबा मचाया जा रहा है। प्रशांत किशोर ने जिस किसी को मोहरा बनाया चुनाव के पहले, सम्राट चौधरी का अपवाद यदि मान लिया जाए तो प्रशांत किशोर उनका विकेट गिराने में कामयाब है। अब प्रशांत किशोर चूंकि खुद मैदान में आ गए हैं, तो प्रशांत किशोर के मैदान में आने के बाद अगर जिस ढंग से बिहार में त्रिवेणी संघ की राजनीति जो 100 साल पुरानी है, यादव कुर्मी कुशवाहा की राजनीति, वो 3 जगह बिखरी हुई है। उस परिस्थिति में अगर सवर्ण दलित मुस्लिम का कोई समीकरण प्रशांत किशोर बना करके ले आते हैं तो ये उनकी कामयाबी है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रशांत किशोर हार जाएंगे। जैसे इससे भी पूरी तरह से कोई आदमी इससे इनकार नहीं कर सकता कि भाजपा वहां पर हार जाएगी। भाजपा जीत भी सकती है वहां पर, प्रशांत किशोर भी जीत सकते हैं, ओपन केस है। इस तरह के एलिमेंट से निपटना जानते हैं। सम्राट चौधरी अभी निपट नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि सम्राट चौधरी को यहाँ पर स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत है। अन्यथा अगर अपर कास्ट ये संदेश देगा बांकीपुर से कि हम टूट रहे हैं और हम दूसरा विकल्प तलाश रहे हैं, तो ये मैसेज दिल्ली तक जाएगा, ये मैसेज नागपुर तक जाएगा। बांकीपुर उपचुनाव में कैसी होगी जीत, कौन जीतेगा कौन हारेगा? और सबसे बड़ा सवाल जो बिहार की सियासत में होती है वो है जातीय गणित की। कौन जात किसको वोट करेगा, ये सच्चाई है, सभी लोग जानते हैं। तो आज खुलकर हम अभिषेक जी से बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं, डेटा किंग हैं, तमाम चीजों को जानते हैं, बिहार की सियासत को भी और बिहार के जात को भी। और क्या बांकीपुर का उपचुनाव बिहार में कोई एक नए समीकरण एसडीएम को जन्म देगा, इस पर भी बात करेंगे। तो अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका स्टार टीवी बिहार पे। जी नमस्कार। क्या लगता है कि बांकीपुर में जो जीत की चाबी है वो अपर कास्ट वोटरों के पास है? अभिषेक जी, आपका डेटा, आपका आकलन क्या कहता है? देखिए सरोज जी, मैंने कई लोगों से जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि आखिर ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के द्वारा खाली की गई सीट है, तो स्वाभाविक है कि ये प्रतिष्ठा की सीट तो बीजेपी के लिए है ही। दूसरा जी महत्वपूर्ण कारण यह है इसे प्रतिष्ठा की सीट बनने का, क्योंकि भरत तिवारी इनकाउंटर के बाद की परिस्थितियों में सीधे सीधे सम्राट चौधरी बिहार के सोशल फैब्रिक में कितने एक्सेप्टेबल है, कितने स्वीकार्य है बिहार के सामाजिक समीकरणों में, इसका भी लिटमस टेस्ट होना है। देखिए नितिन जी नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, वो तो 3 साल रहेंगे अब राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो बीजेपी का संविधान कहता है उसके मुताबिक 3 साल वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। लेकिन बिहार में जो कोशिशें महापंचायत और दूसरे काम करके सम्राट चौधरी को कमजोर करने की उनके आसपास के इर्द गिर्द के लोग कर रहे थे, उस परिस्थिति में जो ये चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव का महत्व इसलिए थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। अब आप बांकीपुर की बात कर रहे हैं, तो बांकीपुर में कई लोगों से मैंने जानकारी हासिल कर की है। वहां तकरीबन 4.25 लाख के करीब, 4.5 पौने 5 लाख वोटर बताए जाते हैं। उसमें 1,40,000 के करीब वोट अपर कास्ट के हैं, यानी कायस्थ, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत के हैं, जिसमें 60,000 62,000 के करीब वोट हैं कायस्थ के, और 80,000 के करीब वोट हैं वहां पर नॉन कायस्थ अपर कास्ट के, बाकी तीनों जातियों के। अब प्रशांत किशोर की जो कोशिश है वो साफ साफ दिखाई देती है, क्योंकि अल्पसंख्यक उनके साथ आ रहे हैं। जी बांकीपुर में एकदम क्लियर दिख रहा है कि माइनॉरिटी आरजेडी के साथ नहीं जा रही है, अल्पसंख्यक उनके साथ आ रहे हैं। और प्रशांत किशोर का सक्सेस इसी पर डिपेंड करेगा कि प्रशांत किशोर दलित महादलित में कितना वोट लेके आते हैं, अति पिछड़ा में से कितना वोट खींचते हैं, और उन जी सब से ज्यादा जिस सामाजिक समूह से प्रशांत किशोर आते हैं वहां से कितना वोट खींचते हैं। और ये चुनाव प्रशांत किशोर का चुनाव दरअसल नहीं है। कई लोग कहेंगे कि प्रशांत किशोर को लेकर के क्यों इतना हाय तौबा मचाया जा रहा है। दरअसल विधानसभा चुनाव चल रहा था तो मैंने आपके प्लेटफॉर्म पर दूसरी जगह भी कहा था कि प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है। जी वो साफ दिख रहा था, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के ऊपर तो पर्सनल अटैक प्रशांत किशोर भी नहीं कर रहे थे, और कर भी रहे थे तो बड़ा दबे धके अंदाज में कर रहे थे। जी जबकि धीमे धीमे। राजनीति ऐसे होती है कि जब तक आप मुख्य चेहरा जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं जी उसको जब तक आप मोहरा नहीं बनाएंगे, जब तक उस पर आप डायरेक्ट वर्बल अटैक नहीं करेंगे, तब तक
आप चुनाव में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आखिर वीपी सिंह ने क्या किया था? बोफोर्स के मुद्दे पर राजीव गांधी पर सीधा अटैक, मिस्टर क्लीन की इमेज पर। शीला जी दीक्षित के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे अटैक किया, तब जी जाकर के वो जी कामयाब हुए। तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं अटैक करना पड़ता है। और तो और नरेंद्र मोदी को छोड़ दिया अखिलेश यादव ने, पिछले यूपी के लोकसभा चुनाव को देखें। हम्म, और योगी आदित्यनाथ के कथित ठाकुरवाद को मुद्दा बनाया और जी डोमिनेंट ओबीसी के वोटों को अपने पक्ष में इकट्ठा किया। तो कहीं ना कहीं आपको मोहरा बनाना पड़ता है उस चेहरे को। प्रशांत किशोर ने जिस किसी को मोहरा बनाया चुनाव के पहले, सम्राट चौधरी का अपवाद यदि मान लिया जाए, तो प्रशांत किशोर उनका विकेट गिराने में कामयाब रहे। अशोक चौधरी आज मंत्री है, लेकिन कैसे मंत्री हैं आप जानते हैं। हम्म, मंगल पांडे कहाँ राजनीतिक बियाबान में खो गए हैं ये भी आप जानते हैं। वो मंत्री तक नहीं बने, जबकि अवध बिहारी चौधरी को हरा करके आए। जी अब सम्राट चौधरी है। देखिए, एक बात ध्यान में रखनी होगी कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो बिहार विपक्ष विहीन हो चुका है, आज की तारीख में बिहार में कहीं कोई विपक्ष आप नहीं देख रहे होंगे। जनता के एकदम बीच नहीं। ये सवाल है कि विपक्ष कौन है। उस स्थिति में सम्राट चौधरी को यदि घेरने की कोशिश हो रही है, तो स्वाभाविक है कि वो तेजस्वी यादव की तरफ से नहीं हो रही है। तेजस्वी प्रशांत यादव में वो किशोर क्षमता भी नहीं बची है कि सम्राट चौधरी को घेर ले। नीतीश कुमार की जी पार्टी सत्ता में है, वो अंदर खाने खेल करने की स्थिति में भी नहीं बची है। जी फिर भी प्रशांत किशोर सॉरी इनको सम्राट चौधरी को घेरने की कोशिश कौन कर रहा है? कौन महापंचायत कराकर सम्राट चौधरी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था? कौन सम्राट चौधरी को सिर्फ एक जाति का नेता बना करके और जातीय पहचान के दायरे में सिमटा करके प्रशांत किशोर को एक सॉरी इनको सम्राट चौधरी को एक सम्राट बहुत चौधरी को। छोटी लकीर उनसे खिंचवाने की कोशिश कर रहा था। स्वाभाविक है कि उनके आसपास के लोग थे। तो इस खेल को सम्राट चौधरी भी समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब प्रशांत किशोर चूंकि खुद मैदान में आ गए हैं, तो प्रशांत जी किशोर के मैदान में आने के बाद अगर जिस ढंग से बिहार में त्रिवेणी संघ की राजनीति जो 100 साल पुरानी है, यादव कुर्मी कुशवाहा की राजनीति, वो 3 जगह बिखरी हुई है। उस परिस्थिति में अगर सवर्ण दलित मुस्लिम का कोई समीकरण प्रशांत किशोर बना करके ले आते हैं तो ये उनकी कामयाबी है। हालांकि सवर्ण एकता के नाम पर मैं आपको पहले बता दूं, जो बिहार के का पुराना उदाहरण यही रहा है कि जब भी सवर्ण एकता की कोशिशें होती है, तो जिस समुदाय का सवर्णों के भीतर भी जिस समुदाय का नेता ऊपर आता है वही मलाई खाता है, वही समुदाय, बाकी समुदाय बस इंजन के पीछे बोगी की तरह सिमटा दिए जाते हैं। जी सवाल वहीं से है अभिषेक भाई, जैसा आपने खुद कहा कि 80,000 के आसपास जो है माइनस कास्ट अपर कास्ट वोट है। तो क्या आपको लगता है कि इस बाई इलेक्शन में वो 80,000 वोट एक मुश्त वोट प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा? आखिर जो जीत होती थी नितिन नवीन की, तो उसमें अपर कास्ट वोट का बहुत योगदान था। केवल कास्ट के भरोसे तो वो जीतते नहीं थे। अगर 98,000 1 लाख वोट उनको आ रहा है, तो स्वाभाविक है कि अपर कास्ट वोट सारा उनको मिलता था। तो इस बार की जो परिस्थितियां हैं जिसका आपने जिक्र किया, भरत तिवारी हत्याकांड या वो नीट वाली लड़की का मामला, उन तमाम चीजों को लेकर जो एक गुस्सा है और जो राजपूतों की भी उपेक्षा है दिल्ली में भी पटना में भी, तो क्या ये उपेक्षा प्रशांत किशोर को फेवर करेगा? वो 80,000 वोट में से कुछ हिस्सा प्रशांत किशोर को मिल सकता है इस बाई इलेक्शन में? पहली बात यह कि बिहार के अंदर कोई ऐसी लोकसभा या विधानसभा सीट नहीं है जहां कोई कह सके कि कोई एक जाति के बूते जीत सकता। आप बताइए, जावेद मोहम्मद जावेद किशनगंज में क्या सिर्फ सुरजापुरी के बल पर, सुरजापुरी मुसलमानों के बल पर चुनाव जीत सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। जीत सकते। मधेपुरा में क्या कोई यादव सिर्फ यादव वोटों से जीत सकता है क्या? शिवहर में क्या कोई राजपूत सिर्फ राजपूत वोटों के बूते जीत सकता है क्या? या बेगूसराय में कोई भूमियार वोटों के बूते जीत सकता है क्या? सिर्फ भूमियार के बूते? कोई ऐसी सीट नहीं है जो सिर्फ एक जाति के बूते कोई जीत ले। समाज में जो व्यक्ति लीड करता है, और खास करके चाहे वो पंचायत का लेवल हो, विधानसभा का लेवल हो, प्रदेश का लेवल हो, सांसद का लेवल हो, कोई भी लेवल हो, उसको सभी सामाजिक समूहों को साथ लेकर चलना पड़ता है। नीतीश कुमार जो कहते थे कि टोपी भी पहननी पड़ती है और टीका भी लगाना पड़ता है, आपने सुना होगा, शायद आप लोगों के जी जी सामने ही जी कहा था उन्होंने। जी 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 तो टोपी और टीका लगा करके चलना पड़ता है। ये नहीं होता है कि कपड़ों से पहचान करने लगे और मंगलसूत्र लेकर के किसको दे दिया। वो व्यक्ति समाज को लंबे समय तक लीड नहीं कर सकता, और गलती से अगर लीड करता भी है तो ज्यादा दिनों तक इतिहास में उसकी जगह एक फुट नोट में चिपक जाती है। खैर,
आपने बांकीपुर की बात की है, तो बांकीपुर में इतना तो जरूर है कि प्रशांत किशोर के प्रति एक आकर्षण दिख रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और प्रशांत किशोर के प्रति जो आकर्षण दिख रहा है उसमें दो तीन चीजें और है। ये सिर्फ सवर्ण का या फिर दलित का या मुसलमान का उनके पीछे खड़े होने से नहीं है। मुसलमान तो मान लीजिए कि बिहार में देख रहा है कि नीतीश कुमार को जब तेजस्वी यादव नहीं हरा पाते थे तो भाजपा को कैसे हरा पाएंगे, वो अलग परेशान है। वो देख लिया कि भाई इनके बस का नहीं है, आरजेडी के बस का नहीं है भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना। और ये बात मुसलमानों को अगर नीतीश कुमार ने जिस वक्त अति पिछड़ा को लोकल बॉडी के इलेक्शन में आरक्षण दिया उसी वक्त समझ में आ जाती तो शायद बिहार में एक मजबूत और सशक्त गैर भाजपा विकल्प को खड़ा कर देते। लेकिन उस वक्त आरजेडी का मोह बना रहा और नीतीश कुमार का भी मोह साथ साथ बना रहा, अल्पसंख्यकों के बीच दोनों बना रहा, दोनों बना था, जिस वजह से विकल्प नहीं खड़ा कर पाए। वो वैसी के पीछे खड़ा होकर के भारतीय जनता पार्टी की ही वो मदद करेंगे, ये भी उनको पता है। ठीक है, 3-4 सीटें वो वैसी को मिल जाती है, वो अलग बात है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा, ये भी पता है। लिहाजा सबसे पहले बिहार का अल्पसंख्यक विकल्प की तलाश में, और उसमें आ गया पाटलिपुत्र का चुनाव। जैसे लालू यादव जी, पाटलिपुत्र का नहीं, सॉरी, मतलब वही बांकीपुर का जी। अब उसके पहले आप देखें, जब लालू यादव मंडल के बाद एकदम पिछड़ावाद की लकीर खींच रहे थे तो वैशाली का उपचुनाव आ गया था, लोकसभा का उपचुनाव जी। और वैशाली का उपचुनाव तो शायद आप लोगों ने बहुत करीब से देखा होगा, हम लोग के होशो हवास के पहले की चीज है, चर्चाओं में सुनते हैं जी। उस उपचुनाव में लालू यादव को मात हाथ लगी थी और हफ्ते 10 दिन के भीतर जनता दल टूटकर समता पार्टी बन गई थी। नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस अलग हो गए थे। ये वैशाली का इंपैक्ट था। आज की तारीख को यदि आप देखने की कोशिश जबकि करें, लालू यादव ने 200-250 मीटिंग की थी वैशाली में। हाँ, लालू यादव ने तो हर पंचायत में 2-2 3-3 मीटिंग, लोग बताते हैं कि लालू यादव का हेलीकॉप्टर उतर रहा था, सड़क पर निकल रहे थे। किशोरी सिन्हा उनकी कैंडिडेट थी, उनके पक्ष में कैंपेन करने के लिए, और निर्दलीय खड़ी थी, कोई बिहार पीपुल्स पार्टी नहीं थी, लवली आनंद निर्दलीय खड़ी थी, मामूली अंतर से ही जीती लेकिन जीत गई थी वो। ठीक है, उसको बिहार विधानसभा चुनाव तक वो अपने पक्ष में भुना नहीं पाए, आनंद मोहन की कमजोरी रही। आनंद मोहन की कमजोरी दरअसल ये रही कि आनंद मोहन कहीं ना कहीं एक जातीय पहचान को ऊपर लाने की कोशिश करने लगे और समाज के और खास करके अपर कास्ट के बीच प्रबुद्ध तबकों का समर्थन आनंद मोहन को नहीं मिला जी। क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने टिकट बांटे, बाहुबलियों को बड़ी संख्या में मौका दिया, उनके ऐसा लगा कि ये बाहुबलियों की पार्टी है, तो मोटे तौर पर सवर्णों ने भी रिजेक्ट कर दिया बिहार चुनाव आते आते। प्रशांत किशोर के साथ वो चीज दिखाई नहीं दे रही है। प्रशांत किशोर की गलतियां क्या है, ये पैसा वाले डॉक्टर साहब लोगों को टिकट देना है, कहीं से बिल्डर को टिकट देना, ये बाहुबलियों को तो नहीं दे रहे, लेकिन जो जमीन का जो एकाध भूमाफिया है उसको टिकट दे दिया था कहीं कहीं से। और देखिए डॉक्टर लोगों को टिकट देना शुरू किया, जो प्राइवेट क्लिनिक चला के मोटा माल कमाए, मतलब कभी भी उनके घर ईडी पहुंच सकती है, वो लोग पॉलिटिकल वर्कर नहीं हो सकते। ये प्रशांत किशोर को पिछले विधानसभा चुनाव में नेता उनकी 8-10 सीटें हो सकती थी, ये गलती उनकी रही। लेकिन इस उपचुनाव के बाद प्रशांत किशोर को अगर वहां जीत मिलती, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रशांत किशोर हार जाएंगे, जैसे इससे भी पूरी तरह से कोई आदमी इससे इनकार नहीं कर सकता कि भाजपा वहां पर हार जाएगी। भाजपा जीत भी सकती है वहां पे, प्रशांत किशोर भी जीत सकते हैं, ओपन केस है। लेकिन इन सब के बीच एक फैक्टर और आता है, वही फैक्टर कि क्या जनादेश आएगा या ज्ञानादेश आएगा। अभी ज्ञानेश कुमार बैठे हुए हैं ऊपर में। जनादेश आएगा तो नतीजा कुछ भी हो सकता है, ज्ञानादेश आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट 100% जीतेगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब से कि एक और चर्चा है कि जो ये बाई इलेक्शन हो रहा है, अगर उसके नतीजे भाजपा के खिलाफ चले गए अगर, तो जो बिहार की सियासत है, जो अभी मौजूदा गठबंधन चल रहा है, उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। कोई नया एक गठबंधन, एसडीएम टाइप कुछ गठबंधन बन सकता है। मतलब पूरी जो सियासत है बिहार की बदल सकती है अगर बीजेपी का कैंडिडेट हार जाता है। आपको क्या लगता है कि इसकी संभावना क्या बनती है क्या? सरोज जी, मैंने आपको उसी वक्त कहा था जिस वक्त जाति जनगणना की रिपोर्ट आई थी, ये ओबीसी पॉलिटिक्स को बहुत बुरी तरह कमजोर करेगी, बहुत बुरी तरह कमजोर करेगी। और अंततः वही हुआ, क्योंकि ओबीसी पॉलिटिक्स की, मंडल पॉलिटिक्स की ड्राइवर सीट पर जो 3 समुदाय थे, आज तीनों 3 डायरेक्शन में है। आप देख रहे हैं तीनों 3 डायरेक्शन में है।
पहले से दो ही डायरेक्शन में थे, लालू यादव और नीतीश कुमार में। यादव उधर थे, गैर यादव इधर थे, साफ साफ दिख रहा था। और खास करके जो 3 समुदाय ड्राइविंग सीट पर माने जाते हैं, उसमें यादव उधर थे और कुर्मी कोयरी इधर थे मोटे तौर पर। थोड़े बहुत कुशवाहा समाज के लोग माले में भी थे, लेकिन मोटे तौर पर इधर ही थे। अब स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी है। आप गांव गांव में घूम करके देखिए बिहार में, आपको पता चलेगा कि आज की तारीख में कायस्थों से भी ज्यादा कोई कट्टर भाजपाई है तो वो सम्राट चौधरी जी की बिरादरी के लोग। और ये बीजेपी के लिए गेन है, बहुत बड़ा गेन है बीजेपी के लिए। लेकिन सवाल यह है कि इसी गेन को वो सारे लोग जो उसी समुदाय से आते हैं, नेता बनने की महत्वाकांक्षा रखते थे, चाहे नागमणि हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, ये सब लोग हो, इनको लगता है कि अगर प्रसाद ये सम्राट चौधरी आगे बढ़ गए, आगे बढ़ ही गए, मुख्यमंत्री बन गए, तो ये अगर एस्टेब्लिश हो गए कुशवाहा लीडरशिप के तौर पर, तो सबकी दुकानदारी बंद होगी। ये उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस ढंग से कुशवाहा समाज को, शांति प्रिय समाज है, उसको आक्रामक बनाने की जो कोशिशें हैं, उसके पीछे की मंशा वही है कि जो यादव समाज के यादव भाई लोगों को बिहार में पॉलिटिकली विलन बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी लोगों ने 15 साल के लालू रेजिम के बाद। मतलब यादव को एक एग्रेसर के तौर पर दिखाया गया। हकीकत ऐसी नहीं है। हमारे जितने यादव मित्र हैं, मतलब उसमें से मैं बताऊं कि एक भी स्वभाव से आक्रामक स्वभाव के नहीं है, एक भी नहीं है। लेकिन एक छवि बना दी गई। अब वही को, वो छवि तो 15 साल में बनी, यहां 2-3 महीने में बनाने की कोशिश कर रहे हैं वही सारे लोग। अब इंटरव्यू किसके चल रहे हैं आप देखिए, नागमणि के इंटरव्यू चल रहे हैं। और नागमणि के इंटरव्यू जब चलते हैं तो उनके पीछे राइफलधारी खड़े रहते हैं। अब इंटरव्यू देखने वाले लोगों की मनोस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप हमें बताइए, क्या प्रभाव पड़ेगा ये देख करके कि इंटरव्यू के समय में राइफलधारी खड़े हो रहे हैं। अनंत सिंह का इंटरव्यू भी पत्रकार लेने जाते हैं, दिन भर लाइन लगी रहती है उनके यहाँ, एक भी राइफलधारी उनके आसपास इंटरव्यू में नहीं दिखता है। कोई बता दे जी। तो ये जो बिहार के अंदर जो बॉडी लैंग्वेज बनाने की कोशिश हो रही है, जो सामाजिक स्तर पर जिस ढंग से, उसमें बेचारे सम्राट चौधरी को पीसने की कोशिश हो रही है। इतना जरूर है, सम्राट चौधरी एक मामले में मानता हूं कि वो पिछड़ रहे हैं, और वो इसमें पिछड़ रहे हैं कि सम्राट चौधरी बहुत, जैसे नीतीश कुमार को कहा जाता है कि एक स्मार्ट पॉलिटिशियन थे, सम्राट चौधरी बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन आप नहीं कह सकते। सम्राट चौधरी बहुत नीतीश कुमार की तरह के बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन नहीं कह सकते, क्योंकि नीतीश कुमार इनसे निपटना जानते थे, इस तरह के एलिमेंट से निपटना जानते थे। सम्राट चौधरी अभी निपट नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि सम्राट चौधरी को यहाँ पर स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत है। अन्यथा अगर अपर कास्ट ये संदेश देगा बांकीपुर से कि हम टूट रहे हैं और हम दूसरा विकल्प तलाश रहे हैं, तो ये मैसेज दिल्ली तक जाएगा, ये मैसेज नागपुर तक जाएगा। और उस मैसेजिंग में कि अपर कास्ट मुसलमान एक जगह हो रहे हैं, दलित उनके साथ आ रहे हैं, इस मैसेजिंग के बीच में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि सम्राट चौधरी से आगे देखे जाने की जरूरत है। ये खेल जो चल रहा है ना, प्रशांत किशोर इस पे बेनिफिशियरी हो जाए वो अलग बात है। स्वाभाविक है, एक का नुकसान होगा तो दूसरे का लाभ होगा ही होगा। कहीं से आप मिट्टी काट के टोकरी में भरेंगे तो कहीं ले जाकर के तो उस मिट्टी को भरेंगे, एक जगह गड्ढा करके तो दूसरी जगह भरेंगे ही भरेंगे। तो लाभ तो प्रशांत किशोर को हो जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से अपनी राजनीति को कर रही थी, उसमें भरत तिवारी वाला मामला सामने आ गया, और उसके बाद से जिस ढंग से बिहार के अंदर सोशल मैसेज देने की कोशिश हो रही है, सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं कि खराब स्थिति बीजेपी के वर्कर पैदा कर रहे हैं। पूरे बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में सम्राट चौधरी को लेकर कहीं कोई जोश और उत्साह दिखाई नहीं दे रहा, कहीं नहीं दिखाई दे रहा। मैं आपको एक घटना बताता हूं, अभी 1.5-2 महीने पहले की घटना है, हम लोग दिल्ली में देख रहे थे उसको। मोतिहारी गए थे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, और फ्लाईओवर के ऊपर जाम लगा हुआ था क्योंकि मुख्यमंत्री का काफिला गुजरना था। जनता ने उस फ्लाईओवर के काफिले को, प्रशासन के बैरिकेड को तोड़ करके सड़क से, आप लोगों ने देखा जी जी जी। अब क्या है, और इस चीज को सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में शेयर कर रहे थे बीजेपी के इकोसिस्टम से आने वाले लोग। अब इसका क्या मैसेज निकलता है कि बतौर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उन्हें पसंद नहीं है। तो जिनको पसंद नहीं है वो बांकीपुर में खेल करने से बाज आएंगे,
ये भला कैसे सोचा जा सकता है? बाकी राजनीति है, देखते चलती जाइए अंतिम रहेगी। समय में क्या होता है। क्या जनादेश और होता ज्ञानादेश दोनों है। है। तो ये थे अभिषेक जी, साफ साफ बोलने के लिए जाने जाते हैं। आज साफ साफ उन्होंने बताया कि बहुत सारी चीजें हैं बीजेपी के अंदर ही, चौधरी को घेरने की कोशिश लगातार जारी है और इस चुनाव में भी घेरा जा रहा है। एक मोतिहारी का उन्होंने उदाहरण भी दिया अभी आपके सामने। लेकिन इतना तय है कि जो अपर कास्ट वोटर है वो निश्चित तौर पर बांकीपुर के इस रिजल्ट को प्रभावित कर रहा है। और अगर अपर कास्ट टूटने का मैसेज दिल्ली तक गया तो दिल्ली की भी राजनीति प्रभावित होगी, यूपी का चुनाव भी प्रभावित होगा, और ये बांकीपुर का उपचुनाव तो प्रभावित हो ही होगा। अभिषेक जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।